जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हिंदी विषय की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे दोस्तों देख लीजिए। दोस्तों, यह रहा ऊपरी पृष्ठ अर्थात कवर पृष्ठ, जिसमें सर्वप्रथम ऊपर आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जनपद का नाम लिखेंगे या जिस कॉलेज में प्रशिक्षण कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे डीएलएड प्रशिक्षण, यहाँ देखिए बैच का नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सत्र लिख देंगे। सत्र के बाद आप लिख देंगे सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है उसको लिखेंगे। फिर उसके नीचे प्रशिक्षु का नाम रहेगा और फिर उसके नीचे अनुक्रमांक या नामांकन संख्या रहेगी। और फिर उसके नीचे विषय आज का हमारा क्या है दोस्तों प्रैक्टिकल फाइल में हिंदी विषय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप विषय सूची बनाएंगे। विषय सूची में देखिए 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या। यहाँ हम लोग कुछ मुख्य टॉपिक को लेकर के उसका पूरा डिटेल लिखेंगे और हम वही टॉपिक लेंगे दोस्तों जो आसानी से याद हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ देख लीजिए विषय वस्तु में हमारा पहला विषय वस्तु है कहानी शिक्षण के उद्देश्य, यह पृष्ठ संख्या 2 पर स्थित है। फिर इसके बाद दूसरा है कहानी का चयन, यह दोस्तों पृष्ठ संख्या 3 पर स्थित है। फिर तीसरा है उच्चारण दोष के सामान्य कारण, यह पृष्ठ संख्या 4 पे है। फिर नंबर 4 है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, यह पृष्ठ संख्या 5 पे है। फिर 5वां है वाक्य के प्रकार, यह पृष्ठ संख्या 6 पे है। फिर छठा है समास के भेद, यह पृष्ठ संख्या 7 पे है। फिर 7वां है सर्वनाम के प्रकार, यह पृष्ठ संख्या 8 पे है। अब 8वां है वचन के भेद, यह पृष्ठ संख्या 9 पे है। और 9वां है मौन वाचन के महत्व, यह पृष्ठ संख्या 10 पे है। इसके बाद 10वां है पत्र के प्रकार, यह पृष्ठ संख्या 11 पे है। फिर 11वां है दीपावली का त्यौहार, यह पृष्ठ संख्या 12 पे है। अब आते हैं पहले शिक्षण बिंदु पे। दोस्तों, इसके पहले भी हमने सभी सेमेस्टर में सभी विषयों का प्रैक्टिकल फाइल बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है, लेकिन उस समय कैमरा ठीक न होने के कारण तो वीडियो क्लियर नहीं बना था, इसलिए मैं फिर से इसको बना रहा हूं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पहला शिक्षण बिंदु है कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के उद्देश्य में देख लीजिए क्या है। कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना है। कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, ज्ञान को सरल एवं रोचक रूप में प्रस्तुत करना। नंबर 2, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 3, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। नंबर 4, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना। नंबर 5, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। 5वां देखिए, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। नंबर 6, छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। नंबर 7, छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना। इसके बाद दोस्तों अगला विषय वस्तु है हमारा कहानी का चयन। कहानी का चयन में देखिए, कहानी का चयन करते समय कहानी के निम्नलिखित गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी विद्यार्थियों के स्तरानुकूल हो। नंबर 2, कहानी के द्वारा विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास हो। नंबर 3, कहानी रुचिकर हो। छोटे बालकों के लिए परियों की और किशोरों के लिए खोज संबंधी कहानियाँ अधिक रोचक होती हैं। नंबर 4, कहानी सरल, स्पष्ट और गतिशील हो। नंबर 5, कहानी यथासंभव विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हो। नंबर 6, कहानी में पात्रों की अधिकता न हो। नंबर 7, कहानी में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के चरित्रों का समावेश हो ताकि बालक बुराई का परित्याग कर भलाई को ग्रहण कर सके। इसके बाद दोस्तों उच्चारण दोष के सामान्य कारण। उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नवत हैं। नंबर 1, जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। नंबर 2, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। नंबर 3, वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना। नंबर 4, रुक रुक कर बोलना। नंबर 5, गदगद स्वर में बोलना। नंबर 6, गा गा कर बोलना। नंबर 7, तुतलाकर और मुंह में बुदबुदाकर बोलना। नंबर 8, अक्षरों एवं वर्णों को बीच में ही ग्रसित कर बोलना। नंबर 9, दीनता के स्वर में बोलना। नंबर 10,
वर्णों को नाक से मिमियाना, बोलना। इसके बाद दोस्तों अगली विषय वस्तु हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। इसमें देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। नंबर 2, मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। नंबर 3, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। नंबर 4, मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। नंबर 5, व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। नंबर 6, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभावों को समझा जा सकता है। नंबर 7, बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोचक मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है वाक्य के प्रकार। यहाँ देख लीजिए व्याकरण के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। अब यहाँ देखिए नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। नंबर 2 मिश्रित वाक्य, एक मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप लेते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया, अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी अपील यही कर रहा हूं कि वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, बहुत यह जान लीजिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों है अगला शिक्षण बिंदु है समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इसके बाद दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु देख लीजिए वचन के भेद। यहाँ देख लीजिए वचन के भेद निम्न हैं। नंबर 1 एक वचन। एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया। नंबर 2 बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया, 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 लड़के, घोड़े, चिड़िया। इसके बाद दोस्तों अगला विषय वस्तु है मौन वाचन का महत्व। यहाँ देख लीजिए मौन वाचन के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। नंबर 2 मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। नंबर 3 इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से वाचन किया जा सकता है। नंबर 4 अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5 इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 6 इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। नंबर 7 इसमें व्यक्ति या बालक की क्षमताओं एवं योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु है पत्र के प्रकार। पत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र देख लीजिए क्या है। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे नंबर 1 विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा पत्र, नंबर 2 नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं, जैसे नंबर 1 माता पिता को लिखा पत्र या दादा दादी नाना नानी को लिखा पत्र, नंबर 2 मित्र तथा सहेली को लिखा पत्र। इसके बाद दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु है दीपावली का त्यौहार। इसमें देख लीजिए दीपावली का त्यौहार श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। उनकी यादगार में विश्व भर के हिंदू दीपावली का त्यौहार पूरे घर और अपने कारोबार में स्वच्छता का अभियान चलाकर आरंभ कर देते हैं। घरों और संस्थानों को दीपावली के दिन सजाया जाता है। दीपावली की रात्रि को दिए, मोमबत्ती और बिजली के बल्बों से प्रकाशमान किया जाता है। श्री गणेश जी व लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। मिठाइयाँ खाकर परिवार में खुशियाँ मनाई जाती है। मित्रों संबंधियों को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाइयाँ दी जाती है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह प्रैक्टिकल फाइल यहाँ समाप्त हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ आपको अन्य विषयों की प्रैक्टिकल फाइल भी देखने को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में इसका आपको PDF लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप PDF